हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। सो इसमें आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 537। द नर्स हैज़ टॉट द क्लाइंट अबाउट द अपकमिंग एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिनोएंजियोपेनक्रिएटोग्राफी procedure. The nurse determined that the client need further information if the client make which statement. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स टॉट द क्लाइंट, नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को अबाउट एन अपकमिंग जो उसकी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी प्रोसीजर के लिए, राइट। मीन्स पर्सन का प्रोसीजर प्लान हुआ है, उसके लिए नर्स उसको टीच कर रही है। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट नीड फर्दर इंफॉर्मेशन इफ द क्लाइंट नीड विच स्टेटमेंट। सो आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है अगर क्लाइंट कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है, राइट। सो इसके लिए हमें, इस क्वेश्चन के लिए हमें सारे ऑप्शंस पहले पढ़ने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई नो आई मस्ट साइन द कंसेंट। यस, इस प्रोसीजर के लिए पर्सन को कंसेंट देना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप द थ्रोट स्प्रे कीप मी फ्रॉम गैगिंग। यस, एनास्थेटिक स्प्रे यूज़ किया जाता है जो हेल्प करता है क्लाइंट को फ्रॉम गैगिंग जब एंडोस्कोप पास किया जाता है। सो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड इज आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर दिस प्रोसीजर। सो जब ये प्रोसीजर होता है तो इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को इसमें लाई डाउन होना पड़ता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए जब ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। तो इस प्रोसीजर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लग जाता है, तो 1 आवर के लिए पेशेंट को लाई डाउन होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि पर्सन बोल रहा है कि मुझे लाई स्टिल फ्रॉम दिस प्रोसीजर, मुझे नहीं, इस चीज़ के लिए मुझे बैठना नहीं पड़ेगा ज़्यादा देर तक। ओके, so next is the I am glad some intravenous medication will be given to relax me. Yes, इसमें anesthetic person को दिए जाते हैं, intravenous sedation person को दी जाती है for the relaxation. So हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है देन हमने वहाँ पे पेशेंट को फर्दर टीच करना है। आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर दिस प्रोसीजर। सो हमने यहाँ पे पेशेंट को बताना है कि ये 1 आवर का प्रोसीजर है एंड आपको लाई डाउन होना पड़ेगा फॉर 1 आवर, राइट। सो बाकी ऑप्शन तो करेक्ट हैं इसमें, लाइक पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, लाइक इंटरवेनस सिडेशन पर्सन को दी जाती है फॉर द रिलैक्सेशन, एनेस्थेटिक स्प्रे यूज़ किया जाता है to keep the client from gagging as endoscope is passed. So next question is question number 538. The primary healthcare provider has determined that a client has contracted hepatitis A based on flu-like symptom and jaundice. Which statement made by the client support this medical diagnosis? सो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डिटरमाइन किया कि क्लाइंट को हेपेटाइटिस ए हुआ है और बेस्ड ऑन फ्लू लाइक सिम्टम एंड जॉन्डिस के बेस पे उन्होंने डिटरमाइन किया है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड हेपेटाइटिस ए। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट सपोर्ट दिस मेडिकल डायग्नोज। सो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट पर्सन बोल रहा है जो सपोर्ट करता है हेपेटाइटिस ए डायग्नोज को। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए होता क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस ए। सो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ए एंड ई इज स्प्रेड थ्रू फिको ओरल रूट, राइट। ये फिको ओरल रूट से स्प्रेड होगा। एंड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई ये ब्लड प्रोडक्ट से होते हैं, राइट, कॉन्टामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट से। सो ये कैसे स्प्रेड होता है हेपेटाइटिस ए? थ्रू फिको ओरल रूट।
सो देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है। आई हैव हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। सो ये इस चीज़ को हेपेटाइटिस ए डायग्नोज को सपोर्ट नहीं करता है। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज आई एट शेलफिश about 2 week ago at a local restaurant. Yes, as you know that hepatitis A is transmitted by fecal-oral route, contaminated food or infected food handler से, right? So second one is the correct option. अगर person ये बोल रहा है कि 2 week पहले मैंने शेलफिश खाई थी for local restaurant से, right? I was an intravenous drug abuser in the past and shared needle. So ये भी डायग्नोज को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज द आई हैड ब्लड ट्रांसफ्यूजन 30 years ago आफ्टर मेजर एब्डोमिनल सर्जरी। सो ये भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस ए। सो एज आई टोल्ड यू हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई इज ट्रांसमिटेड थ्रू फिको ओरल रूट, राइट, एंड हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ये स्प्रेड होते हैं थ्रू ब्लड प्रोडक्ट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 539. The nurse is assessing a client 24 hours following a cholecystectomy. The nurse note that the T tube has drained 750 ml of green brown drainage since the surgery. Which nursing intervention is most appropriate? So 24 आवर पहले पर्सन की सर्जरी हुई है, कॉलिसिस्टेक्टमी हुई है पर्सन की। सो नर्स असेस कर रही है पर्सन को आफ्टर 24 आवर। नर्स ने नोट किया कि टी ट्यूब ने ड्रेन किया है 750 ml ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज, राइट, मीन्स 24 आवर्स के बीच में जब से सर्जरी हुई है उसके बाद 750 ml ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज टी ट्यूब में ड्रेन हुआ है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? सो आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी टेम्परेरी बाइल की ड्रेनेज के लिए हम इंसर्ट करते हैं टी ट्यूब जब कोलिसिस्टेक्टमी होगी, राइट। सो टेम्परेरी ड्रेनेज के बाइल ड्रेनेज के लिए हम इसको यूज़ किया करते हैं। सो इनिशियल जो ड्रेनेज होती है दैट इज़ ब्लडी, राइट, ब्लड कलर होगा, मीन्स रेड कलर होगा इनिशियल में, एंड आफ्टर दैट ग्रीन एंड ब्राउन कलर होगा, राइट। उसके बाद ग्रीन एंड ब्राउन कलर होगा, इनिशियली ब्लड कलर का होगा, राइट। सो आफ्टर 24 आवर हमसे पूछा गया है एंड इसकी हमें कितना ड्रेनेज हुई है, 750 ml हुआ है ड्रेनेज। सो नॉर्मल ड्रेनेज कितना होता है इसमें, 500 to 1000 ml ड्रेनेज नॉर्मल होता है। सो 750 ml इज विद इन द नॉर्मल रेंज, राइट, एंड ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज इज ऑल्सो अ नॉर्मल फाइंडिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, चलो हम देखते हैं इसको। सो ऑप्शन नंबर 1, क्लैम्प द ट्यूब। सो टी ट्यूब को हम क्लैम्प नहीं करते हैं तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इरीगेट द टी ट्यूब, इसको वो हम इरीगेट भी नहीं करते हैं, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, as we know that 750 ml drainage is normal and green brown drainage is also a normal finding. So हमने क्या करना है इसमें, हमने simply document करने हैं findings को। So fourth one is a notify the primary health care provider. So this is not a complication. So primary health care को notify करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। So our correct option is option number 3, document the finding. So next question is question number 540. The nurse is monitoring a client with a diagnosis of peptic ulcer. Which assessment finding would most likely indicate perforation of the ulcer? So nurse monitor कर रही है client को जो diagnose हुआ है उसका peptic ulcer के client को
आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग मोस्ट लाइकली, राइट, मोस्ट लाइकली इंडिकेट कर रही है कि पेप्टिक अल्सर जो है वो परफोरेट हो चुका है, राइट। सो मोस्ट लाइकली इंडिकेट, कौन सी असेसमेंट हमें बताती है कि परफोरेशन हो चुकी है, राइट। सो परफोरेशन इज एन, कल भी मैंने आपको बताया था, सर्जिकल एमरजेंसी, राइट। सो ये सर्जिकल एमरजेंसी है। और अगर पेप्टिक अल्सर की परफोरेशन हुई है देन उसमें क्या सिम्टम आएंगे, सडन शार्प इनटॉलरेबल सिवियर पेन होगी पर्सन को, राइट। एकदम से स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा शार्प होगी एंड पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और वो पेन कहाँ से स्टार्ट होगी, इन द मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया, और वो स्प्रेड हो जाएगी थ्रू आउट द एब्डोमेन। तो जैसे जैसे पेन इंक्रीज होगी वैसे एब्डोमेन रिजिड हो जाएगा एंड बोर्ड लाइक हो जाएगा, राइट। रिजिड हो जाएगा एंड बोर्ड की एक शेप में आ जाएगा, राइट। सो और इसमें क्या होगा, पर्सन को नोजिया एंड वॉमिटिंग्स भी पर्सन में हो सकती है। टैकीकार्डिया पर्सन में होगा। टैकीकार्डिया किस वजह से होता है पर्सन में, क्योंकि इसमें पर्सन को हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ द ब्रेडिकार्डिया। सो ब्रेडिकार्डिया इसमें नहीं होगा, एज आई टोल्ड यू, इसमें पर्सन को टैकीकार्डिया होगा। किसकी वजह से होगा, बिकॉज इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है पर्सन को, राइट। नमनेस इन द लेग, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो नमनेस इसमें नहीं होगी पर्सन को। नेक्स्ट इज द नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग भी पर्सन को हो सकती है, राइट। फोर्थ वन इज अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। सो बोर्ड लाइक एब्डोमेन भी होगा एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगी। ये दोनों सिम्टम हैं किसके, परफोरेशन, अल्सर परफोरेशन के। बट क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोस्ट लाइकली इंडिकेट, कौन सी असेसमेंट मोस्ट लाइकली इंडिकेट कर रही है परफोरेशन ऑफ द अल्सर। सो जीआई के डिसऑर्डर्स में, जीआई डिसऑर्डर्स में नोजिया एंड वॉमिटिंग इज़ अ नॉर्मल सिम्टम होते हैं मैक्सिमम डिसऑर्डर्स में। सो मोस्ट लाइकली क्या होगा, अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 541। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग क्लाइंट फॉलोइंग अ गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी Bilot's 2 procedure. Which post-operative prescription should the nurse question and verify? So क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के बाद, राइट, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलॉट 2 प्रोसीजर बोलते हैं। सो कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन नर्स ने क्वेश्चन करनी है एंड वेरीफाई करनी है, राइट। सो कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन जो दी गई है उसको नर्स ने क्वेश्चन करना है और वेरीफाई करना है कि इज़ दिस ट्रू और नॉट, राइट, कि इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। सो बिलॉथ 2 प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। सो बिलॉथ 2 प्रोसीजर में हम पेप्टिक अल्सर की सर्जरी जब हम करते हैं उसमें हम एक तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। सो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में हम करते हैं बिलॉथ 1 एंड बिलॉथ 2 प्रोसीजर। सो बिलॉथ 1 में क्या हम करते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, बिलॉथ 1 को हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी, राइट। एंड बिलॉथ 2 को, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, बिलॉथ 2 को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। सो बिलॉथ 1 में हम क्या करते हैं कि हम प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक अटैच विद द ड्यूडेनम, राइट। प्रॉक्सिमल पार्ट मीन्स अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, अपर पार्ट को हमने किसके साथ अटैच कर दिया है, टू द प्रॉक्सिमल पार्ट को हमने स्टमक के अटैच किया है विद द ड्यूडिनम के साथ हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, राइट। अपर पार्ट को हमने इसमें अटैच किया गया है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा है बिलॉथ 2 प्रोसीजर। सो बिलॉथ 2 में हमने क्या किया है
कि इसमें हमने ड्यूडेनम जो हमने अटैच किया है फर्स्ट बिलोट वन में टू द प्रॉक्सिमल पार्ट, इसमें हमने क्या किया है, ड्यूडेनम को रिमूव कर दिया है एंड हमने रिमूव किया है ड्यूडेनम को, और टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टमक उसको हमने जेजिनम के साथ अटैच किया है, राइट। इसमें हमने लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक उसको हमने अटैच किया है विद द जेजिनम के साथ, और ड्यूडेनम को हमने इसमें रिमूव कर दिया है, राइट। सो ये हो गया हमारा बिलोट वन एंड बिलोट टू प्रोसीजर। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन आपने क्वेश्चन करनी है एंड वेरीफाई करनी है। लेग एक्सरसाइज अगर आपको बोली गई है उसको आप क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर सर्जरी हमने ये इम्प्लीमेंट करनी है और करनी है। अर्ली एम्बुलेशन भी करेक्ट है। इरिगेटिंग द नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, यस, हमने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को हमने इरिगेट नहीं करना है इन गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी में, राइट। इसमें हम इसको इरिगेट नहीं करते हैं। सो ना ही हमने इसमें इरिगेट करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को, और ना ही हम रिपोजिशन करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को जब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो इसको हमने क्वेश्चन करना है कि ये हमने क्यों करनी है, राइट। कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये तो हम करेंगे ही। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा बिलोट वन एंड बिलोट टू प्रोसीजर। सो बिलोट वन में हम क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक इज अटैच विद द ड्यूडेनम, एंड बिलोट वन इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, एंड बिलोट टू इज नोन एज gastrojejunostomy, and in which duodenum is removed and terminal part of the stomach is attached with the jejunum, right। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 542। द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टमी एंड शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच मेजर टू असिस्ट इन प्रिवेंटिंग डंपिंग सिंड्रोम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को हमने देनी है जिससे हम डंपिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डंपिंग सिंड्रोम क्या है, डंपिंग सिंड्रोम इज़ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ वेजोमोटर सिम्टम्स, राइट। इसमें कॉन्स्टिलेशन होती है वेजोमोटर सिम्टम की। इसमें बहुत सारे वेजोमोटर सिम्टम्स अराइज होते हैं पर्सन में आफ्टर ईटिंग, स्पेशली किस में होता है, ये बिलोट्स टू प्रोसीजर में होता है, क्योंकि इसमें गैस्ट्रेक्टमी हमें बोला गया है बट हमें ये नहीं बोला गया है फुल है पार्शियल है, राइट। सो मेनली ये किस में होता है, बिलोट्स टू प्रोसीजर में मेनली ये होता है। सो डंपिंग सिंड्रोम के मैनिफेस्टेशंस क्या है, लाइक इसमें पर्सन को टेकिकार्डिया होता है, सिंकोप, स्वेटिंग, पेलर, पैल्पिटेशन, वर्टिगो एंड डिज़ायर टू लाई डाउन। सो ये इसकी मैनिफेस्टेशन आती हैं डंपिंग सिंड्रोम की। तो ये जो सिम्टम्स अराइज होते हैं विद इन 30 मिनट आफ्टर टेकिंग द मील अराइज होते हैं, राइट। सो इन इस कंडीशन में हमने पर्सन को इंस्ट्रक्ट करना है, क्लाइंट को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि फ्लूइड आपने मील के साथ नहीं लेना है, लिमिट करना है या अवॉइड करना है फ्लूइड विद द मील, राइट। एंड अवॉइड करनी है हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, राइट। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड पर्सन ने नहीं लेने हैं, लाइक फ्लूइड हो गए, फ्रूट्स हो गए, राइट। सो लो फाउलर पोजीशन पर्सन ने लेनी है ड्यूरिंग द मील। हाई फाउलर में खाना नहीं खाना है, लो फाउलर पोजीशन में खाना लेना है। एंड 30 मिनट तक आफ्टर ईटिंग आपने वॉक नहीं करनी है, आपने बैठना है, राइट, जिससे आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो सके, राइट। और स्पाज्मोटिक पर्सन ले सकता है अगर पर्सन को प्रिस्क्राइब किया गया है, राइट। सो डंपिंग सिंड्रोम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन होती है वेजोमोटर सिम्टम्स की, और ये मेनली किस में होता है, बिलोट वन प्रोसीजर में होता है। एंड इसके सिम्टम आफ्टर ईटिंग 30 मिनट तक अराइज होते हैं,
राइट। सो इसके सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए कि पर्सन को वर्टिगो होगा, टैकीकार्डिया, सिंकोप, स्वेटिंग, पेलर, पाल्पिटेशन एंड डिज़ायर टू लाई डाउन, राइट। सो इसके इसमें हमने क्या पर्सन को इंटरवेंशन देनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है एम्बुलेट फॉलोइंग अ मील। सो एम्बुलेट, एज आई टोल्ड यू कि पर्सन वॉक नहीं करेगा आफ्टर 30 मिनट ऑफ ईटिंग, राइट। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो नेक्स्ट इज द ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। सो कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट फूड पर्सन ने लेना है। लिमिट द फ्लूड टेकन विद द मील, यस, फ्लूड अवॉइड करना है या लिमिट करना है विद द मील। नेक्स्ट इज सिट इन अ हाई फॉलर पोजिशन ड्यूरिंग मील। हाई फॉलर पोजिशन में पर्सन ने नहीं बैठना है, लो फॉलर पोजिशन में मील लेनी है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, लिमिट द फ्लूड टेकन विद द मील, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 543. The nurse is reviewing the prescription for a client admitted to the hospital with the diagnosis of acute pancreatitis. Which intervention would the nurse expect to be prescribed for the client? Select all that apply. सो नर्स रिव्यू कर रही है पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में विद द डायग्नोस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। सो कौन सी इंटरवेंशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि पर्सन को प्रिस्क्राइब्ड की जानी चाहिए? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो पैनक्रियाटाइटिस में कौन कौन सी इंटरवेंशन हम पर्सन को देते हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, राइट। सो पैनक्रियाटाइटिस लास्ट क्लास में भी हमने किया था कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, सिवियर पेन होती है। सो पेन रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, जीआई रेस्ट देते हैं पर्सन को। सो जीआई रेस्ट हम पर्सन को देंगे। जीआई रेस्ट हम कैसे पर्सन को देते हैं, सो दैट जीआई इरिटेट ना हो। जीआई रेस्ट हम कैसे देंगे, पर्सन को एनपीओ पे रखें, राइट। पर्सन को हम एनपीओ पे रखेंगे, सो हम जीआई रेस्ट पर्सन को देंगे। और पेन के लिए हम मॉर्फिन पर्सन को दे सकते हैं एंड हाइड्रोमॉर्फिन हम पर्सन को देंगे, राइट। सो जब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है, सो इसमें पेरिटोनियल फ्लूइड विल बी इंक्रीज। पेरिटोनियल फ्लूइड जब इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से पेरिटोनियल प्रेशर विल इंक्रीज। एंड पेरिटोनियल प्रेशर जब इंक्रीज होगा सो उसकी वजह से डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा, राइट। सो डायफ्राम में भी प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब डायफ्राम पे प्रेशर इंक्रीज होगा देन पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होंगी, राइट। सो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए हमने पर्सन को एनकरेज करना है फॉर डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए, राइट। और हमने पेशेंट को जैसे पेन होती है तो जीआई स्टिमुलेशन से हमने पर्सन को प्रिवेंट करना है, राइट। सो हमने इसमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड भी हमने इंट्रावेनस फ्लूइड भी हमने पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज पेशेंट एनपीओ पे होता है एंड एनपीओ पे पेशेंट पे हम क्यों रखते हैं, सो दैट जीआई इरिटेट ना हो, राइट। पेनक्रियाज को रेस्ट देने के लिए, राइट, जीआई सिक्रीशंस को सुप्रेस करने के लिए। सो हमने प्रॉपर आईवी फ्लूइड हमने देना है कि पर्सन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन एनपीओ नथिंग बाय माउथ्स स्टेटस। यस, हमने एनपीओ पे रखना है। क्यों रखना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ये भी करेक्ट है। गिविंग स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग, स्मॉल तो ठीक है बट फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग, हाई कैलोरीज हमने पेशेंट को नहीं देनी है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मेंटेन द क्लाइंट इन अ सुपाइन एंड फ्लैट पोजीशन। इसमें हम पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देते हैं, हम पेशेंट को सुपाइन और फ्लैट पोजीशन नहीं देंगे। गिव हाइड्रोमॉर्फिन इंटरवेनसली एज प्रिस्क्राइब फॉर द पेन। यस, हम हाइड्रोमॉर्फिन पेशेंट को देंगे। एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम मॉर्फिन एंड हाइड्रोमॉर्फिन पेशेंट को देते हैं। बट
जो ये पेशेंट होते हैं इनको हमने कभी भी हेपराडिन नहीं देनी है, बिकॉज हेपराडिन कॉज सीजर्स। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, हेपराडिन पैनक्रेटाइटिस में हम नहीं देते हैं बिकॉज हेपराडिन कॉज सीजर्स। And next is the maintain intravenous fluid at 10 ml per hours to keep the vein open। नहीं, वेन ओपन के लिए हम नहीं देंगे फ्लूइड। सो 6 ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो हम IV फ्लूइड पर्सन को देंगे बिकॉज पर्सन NPO पे है एंड पर्सन को GI सिक्रीशंस को हमने कम करने के लिए हम पर्सन को NPO पे हमने रखा है कि पेशेंट GI स्टिमुलेट ना हो, तो उसके लिए हमने प्रॉपर IV हाइड्रेशन पेशेंट की मेंटेन रखनी है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 5। So next question is question number 544. The nurse is providing discharge teaching for a client with newly diagnosed Crohn's disease about dietary measure to implement during exacerbation episode. Which statement made by the client indicate need for further instruction? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स डिस्चार्ज टीचिंग प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को जो न्यूली डायग्नोज हुआ है क्रॉन डिजीज़ से। सो डाइटरी मेजर के बारे में डिस्चार्ज टीचिंग दी जा रही है। डाइटरी मेजर टू इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग एग्जाबिरेशन एपिसोड। जब एग्जाबिरेट एपिसोड होंगे तो उस टाइम पे डाइटरी इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या करनी है। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट दे रहा है जो इंडिकेट कर रहा है फॉर नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, कि ऐसी पेशेंट ने कौन सी स्टेटमेंट बोली है कि जिससे हमने पेशेंट को फिर से इंस्ट्रक्शन देनी है। मीन्स गलत स्टेटमेंट पर्सन ने क्या दी है रिगार्डिंग डाइटरी मेजर टू इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग एक्सेबरेशन एपिसोड, राइट। सो क्रॉन डिजीज इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन, राइट। कोलन की इन्फ्लेमेशन होती है। टर्मिनल इलियम इज मोस्ट कॉमनली साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट। मोस्ट कॉमनली साइट क्या है इन्फ्लेमेशन की? टर्मिनल इलियम। सो अफेक्टेड कॉलन में क्या क्या होता है, राइट। अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, ल्यूमन विल बी नैरो एंड फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। सो इसमें हम डाइटरी इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, हमने वो फूड अवॉइड करने हैं जो स्टिमुलेट करते हैं GI को, राइट। सो हमने इसमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि लेस फाइबर फूड लें एंड लेस प्रोटीन लें, लेस कार्बोहाइड्रेट लें एंड कॉफ़ी को अवॉइड करें, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है, आई शुड इंक्रीज द फाइबर इन माई डाइट। नो, हमने इसमें क्या करना है, फाइबर विल बी डिक्रीज। सो फाइबर इसमें क्या करना है, डिक्रीज करने हैं। एंड नेक्स्ट इज द आई विल नीड टू अवॉइड कैफिनेटेड बेवरेजेस। येस, कैफिनेटेड कॉफ़ी हमने अवॉइड करनी है। आई एम गोइंग टू लर्न सम स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। येस, एंड आई कैन हैव द एक्सबरेशन एंड रिमिशन विद द क्रॉन डिजीज़। ये तो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जब एक्सबरेशन एपिसोड में आपने क्या क्या डाइटरी मेजर आपने इम्प्लीमेंट करनी है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।